फिफ्थ जनरेशन वार, ये एक ऐसा मैं कहता हूँ कि हथियार है जिसके सामने बंदूक F-16 या B-52 इसके सामने खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका सही इस्तेमाल जो है, इनके ईमानदारी के साथ कलम का और दिमाग का इस्तेमाल जो है, ये फिफ्थ जनरेशन वार जो है, सबसे ज्यादा नुकसान जो है इसका मुल्क पाकिस्तान को हो रहा है। ये के टाउट हैं, ये के जंट हैं, ये पैसे लेकर, ये कोई फिफ्थ जनरेशन वार के जो हीरो नहीं है, ये पैसे लेते हैं, जब मुल्क से बाहर आ जाते हैं पॉलिटिकल सालम लेते हैं और साथ इंडियन राह से पैसा लेते हैं, और इनके ट्यूटर जो हैं वो भी इंडियन जो है वो चला रहे हैं, इनकी तो सिर्फ नाम और आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी ये पेमेंट लेते हैं। अभी हमें ये फैसला करना है कि पाकिस्तान में जो बाकी ममालिक की एम्बेसियां हैं उनके अंदर जाकर हमारे मुल्क की इंफॉर्मेशन जो देते हैं, और यूरोप में ये जो बात अभी कहते हैं कि यूरोप में हमारे ऊपर ये पाबंदी लग जाएगी, कोई पाबंदी नहीं लग जाएगी। हमें सिर्फ तकड़ा होना है, अपने पाँव पे वजन डाल के बात करनी है। यहाँ पर कोई इतना पंजाबी कहने डर नहीं हुई है कि यहाँ पर ये हमारे ऊपर बोलना शुरू कर देंगे। मसला सिर्फ ये है कि हमारी कमजोरियां हैं। एक बंदा अपने रियासती इदारों के खिलाफ बोलता है, सियासतदान उसके घर पे चला जाता है, आपकी जुडिशरी उसके घर चली जाती है। सारे अदारों को रियासत के लिए एक पेज, पिछले साल ये यूरोपियन पार्लियामेंट में यहाँ पर EU डिसइंफो लैब जो है, ये भी फिफ्थ जनरेशन का पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक हमला था जो पकड़ा गया, जिसके पीछे, जिसके ताने बाने हमारे दुश्मन, अजली दुश्मन इंडिया के साथ मिलते थे। हम तो पिछले 10 साल से बता रहे थे कि इसके पीछे इंडियन राह है। ये जो बलोचिस्तान के कुछ भगोड़े फिफ्थ जनरेशन वार के थे, कोई सिंधी थे, कोई पंजाबी थे, कोई कश्मीरी थे, ये अभी इनको हमने यहाँ पर तो हमने इनका मुंह बंद कर लिया। यहाँ पर इनकी स्टे भी जो है वो खत्म होने के करीब है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सफारती तौर पर वहां की एम्बेसी और यहाँ के फॉरेन ऑफिस को बताना है कि ये लोग जो यहाँ आके साफी बने हैं, इनको जरा इनका माजी तो देखें, ये कब साफी बने, एक्सीडेंटली बने या यहाँ पर राह ने इनको साफी बनाया, इनको किस एजेंसी ने पाकिस्तान के या पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया है। हमें इन चीजों के ऊपर काम करने की वडाई साहब जरूरत है, क्योंकि जब तक हम किसी को सजा नहीं देंगे, अनफॉर्चुनेट इस मुल्क में जो मेरा आपका और हमारा मुल्क है, हमारा मादरी वतन है, इसमें आज तक किसी को सजा मिली नहीं है। आप भारत के मामले में देखें, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट उन्होंने किया उनसे, पूरी दुनिया के लिए उनका असूल था अमेरिका का कि जब तक कोई मुल्क NPT पे दस्तखत नहीं करता, उसके साथ अमेरिका किसी भी तावन का मुआहदा नहीं कर सकता न्यूक्लियर फील्ड में, वो सिविलियन न्यूक्लियर हो या मिलिट्री। ठीक है। लेकिन भारत के साथ चूंकि उनके मुफादात थे, करने के लिए उन्होंने पहले अपने मुल्क का कानून बदला और फिर भारत से दस्तखत कर दी। तो ये मुनाफकत है कि आपके कवानीन, आपके असूल, आपका ईमान, ये कोई मान ही नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखता, सिर्फ मफादात। अब बात यह है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है वो है क्या। फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर पहले से कहीं ज्यादा आ गया है, उस पर एम्फेसिस बहुत ज्यादा। हम पहले भी कहते थे कि प्रोपेगेंडा किया जाता है जंग को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अभी इसको एक मेन वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि बाहर से आपको जो आपने अगर अटैक करना है, आपने कोई अपनी फोर्स यूज करनी है, तो उसका इस्तेमाल कम से कम आपको करना पड़े और एक मुल्क जो है वो अंदर से कोलैप्स करे। अगर मिसाल के तौर पे किसी मुल्क की फौज अवाम के ही खिलाफ लड़ना शुरू कर देती, क्योंकि अवाम एतमाद नहीं करते और अवाम उसी को मुजरिम समझते हैं और उसी के साथ शुरू हो जाता है उनका आपस में ही झगड़ा, तो बाहर वाले को आके ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चुनाचे ये जंग है जो कि बड़ी, आप कह लीजिए कि इसमें खर्चा बड़ा कम आता है, इसमें इंसानी जानों का ज़िया बड़ा कम है, और जो टारगेट कंट्री है वो अंदर से खुद ब खुद कोलैप्स कर जाता है। अगर जरूरत पड़ जाए बाहर से ताकत लगाने की तो वो बड़ी थोड़ी लगानी पड़ती है। फिर इसके बाद और कंपोनेंट्स जो इसमें इनबिल्ट किए जाते हैं वो ये है कि जैसे नेशनलिस्ट हैं, सब नेशनलिस्ट हैं लोग, उनको सेपरेटिस्ट हैं लोग, उनको खड़ा कर दिया जाता है, वो अपने हमायती ढूंढ लेते हैं। नतीजा ये है कि रियासत को इतना उलझा दिया जाता है कि रियासत जो है वो उसको कुछ समझ नहीं लगती कि लोगों को कंट्रोल कैसे करे। इसका हल यही होता है कि इन चीजों को जड़ में जैसे ही ये सर उठाए,
इस खतरे को वहीं खत्म करना चाहिए। अगर आप फौरी नहीं करेंगे तो जब ये फल फूल जाता है फिर मुश्किल पड़ जाती है। जल साहब एक ये आज से 2.5-3 साल पहले इनकी बेगम ने कहा कि मैं जा रही हूँ जरा काम से शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए गई, इन्होंने अपनी माशूका को बुला लिया एक फार्म हाउस पे। इनके तो बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं ना, तो इस्लामाबाद के पास इनका एक फार्म हाउस था, वहां पे अपनी माशूका को बुला लिया। माशूका के साथ रंग रलियां मना रहे थे, बेगम को किसी ने खबर कर दी। बेगम साहिबा पहुंची फार्म हाउस पे। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बहादुर फौजी की वर्दी है वो टेबल पे पड़ी हुई है, साथ में सर्विस रिवॉल्वर पड़ा हुआ है। वो बहादुर फौजी बगैर कपड़ों के लेटे हुए थे एक खातून के साथ, जिनका मैं बाद में तारुफ कराता हूं। जनरल फैज हमीद की बीवी ने सर्विस रिवॉल्वर इनका उठा लिया और उनकी तरफ ताका, तो जैसे ये भागे थे ना कारगिल से, वैसे ये भागने लगे नंगे। तो इनकी बेगम ने इनको गोली ताक दी, जो गोली इनके कूले पे लगी, बम जो कहते हैं ना पीछे पुष्ट पे, कमर के नीचले हिस्से पे, और ये वहीं लंबे हो गए। बाद में इनका इलाज हुआ और बेगम से माफी तलाफी करके जैसे तैसे इन्होंने जान छोड़ाई। यह है जी कहानी। असद अली तूर एक जर्नलिस्ट है जिसने कुछ आर्मी की रॉन्ग डूइंग्स के खिलाफ पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठाए। कुछ रॉन्ग डूइंग्स पे बोले थे तो उनके घर में घुस कर उनको मारा गया और उनकी पिटाई हुई, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि ISI ने ये काम कराया है। तो इनके सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट किया सारे जर्नलिस्टों ने। वहां पे हामिद मीर ने ये बात खोली। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।